दुष्यंत चौटाला की सरकार ये गुंडागर्दी कर रही है सरेआम। ये एक तरीके से गुंडों की सरकार बन गई है। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये कौन सा तरीका होगा भाई, सिविल ड्रेस में आके कोई लठ मार देगा। अब हमें क्या पता वो बीजेपी के गुंडे थे, वो आरएसएस के गुंडे थे या कौन थे वो। यदि कोई प्रशासन कार्रवाई भी करता है तो प्रशासन की ड्रेस होती है, उनकी यूनिफॉर्म होती है, उनका बैज होना चाहिए, उनकी सारी चीजें होनी चाहिए। कि किसानों को तो हाथ लगाने की बात दूर है, यदि हम अपनी खाली ट्रॉली यहाँ खड़ी कर देना तो सरकार की प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी खाली ट्रॉली को भी हाथ लगा दे। तो किसानों की हाथ लगाने की तो बात ही दूर है। अब देखिए जो पहले। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। मेरी फिलहाल सिंघू बॉर्डर के ऊपर हमारी टीम पहुंची है और युवा किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़, आप सभी इनको जानते हैं, एक क्रांतिकारी विचारधारा लेकर के आंदोलन में लगातार समर्थन भी और सहयोग भी और आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। अभिमन्यु भाई, सबसे पहले राम राम भाई आपको भी राम राम और आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को भी हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि बंगाल के अंदर जो चुनावी जीत हुई है किसानों की, क्योंकि ममता बनर्जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि किसान इसको अपनी नैतिक जीत समझे, क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को, इसे कितनी मजबूती मिली और क्या कहाँ अब आप आंदोलन को देखते हैं? देखिए, ये नैतिक जीत तो है ही है जी। और वैसे भी ये किसानों की ही जीत है। आप एक बात समझो, इसमें ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई लेकिन उनकी पार्टी इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गई। यदि ममता बनर्जी खुद इतनी लोकप्रियता होती तो वो खुद भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतनी चाहिए थी, जैसे उनकी पार्टी जीती। लेकिन वो खुद चुनाव हारी और उनकी पार्टी चुनाव जीत गई। इसका मतलब ये है कि वहां की जनता ने, वहां के आम लोगों ने अपने मुद्दों के ऊपर, किसानी के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। जो ये पूरा जो जनादेश आया है ये बीजेपी के खिलाफ है। ये जनादेश दिखाता है कि पूरे देश में आज बीजेपी का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ पूरे तरीके से माहौल बन चुका है। तो ये नैतिक तरीके से ही नहीं, ये हर तरीके से ये देश के किसानों की जीत है। आप देखिए, अन्नदाता जब वहां पे गए बंगाल में, उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले बीजेपी अटैकिंग मोड पे थी और टीएमसी थी वो डिफेंसिव मोड पे थी। टीएमसी बार बार सफाई दे रही थी, टीएमसी पार्टी में से लोग टूट के बीजेपी में जा रहे थे। लेकिन जब हम वहां पे गए तो जब किसानों के जाते ही किसानों के मुद्दों पे जब बात होने लगी तो बीजेपी के पास उनका कोई जवाब नहीं था और बीजेपी डिफेंसिव पे आ गई और बाकी पार्टियां अटैकिंग पे आ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, बीजेपी चाहती थी वहां का चुनाव हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे लड़ा जाए, लेकिन जब देश के किसान वहां पहुंचे तो उसके बाद कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई, सिर्फ वहां पे देश के किसान की बात हुई, वहां सिर्फ मजदूरों की बात हुई, वहां सिर्फ नौजवानों की बात हुई। नौजवान, मजदूर, किसान के मुद्दों पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो पूरे तरीके से किसानों ने वहां का जाके इलेक्शन पूरा पलट दिया। और मैं तो आगे की बात कहता हूं, बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं, अब बात उत्तर प्रदेश की भी करें। भाई ये अक्सर ये देखा जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है तो पंचायत चुनाव में उनको थोड़ी सी बढ़त रहती है, उनको थोड़ा सा भारी भरकम वो रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पंचायत चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी पूरे तरीके से साफ हो गई है और जो दूसरी पार्टियां हैं उनको बड़ी जीत हुई है। मैं कहूंगा ये जीत दूसरी पार्टियों की नहीं है, देश के किसानों की जीत है। और आने दीजिए यूपी चुनाव, यदि ये नहीं सुधरे बीजेपी वाले, यदि ये नहीं संभले, यदि इन्होंने दोनों मांगे हमारी पूरी नहीं की, यदि इन्होंने एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं किया, यदि इन्होंने तीनों काले कानून वापस नहीं लिए, तो जीतने की तो छोड़ दीजिए कि ये अगर ये सोच रहे हैं कि ये विधायकी कोई सीट जीत लेंगे या सरकार बना लेंगे यूपी में, ये तो छोड़ दीजिए आप। इनको लोग वोट मांगने के लिए गांव में तक नहीं घुसने देंगे, इनका गांव में भी पूरे तरीके से बैन कर दिया जाएगा, गांव में भी बहिष्कार होगा इनका, ये वोट भी नहीं मांग पाएंगे। जीतने की और सरकार बनाने की बात तो दूर है। बिल्कुल, जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव होंगे, बीजेपी का विरोध किसान लगातार करेंगे जब तक काले कानून, जो तीनों कानून है, उनको सरकार रद्द नहीं करती है। ऐसा कहना बार बार युवा किसान नेता है या वरिष्ठ किसान नेता बार बार ये बातें कह रहे हैं। अभिमन्यु भाई, देश के कई राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि लगभग 21 दिन के लिए पूरे देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। फिर किसान आंदोलन को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी खबर वायरल हुई कि ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा, कहीं संपूर्ण लॉकडाउन लगा करके किसानों को खदेड़ा तो नहीं जाएगा बॉर्डर से? देखिए, आज किसानों की इतनी ताकत है, आज किसानों का इतना, उनका जज्बा, उनकी एकता के कारण इतना माहौल बना हुआ है कि किसानों को तो हाथ लगाने की बात दूर है। यदि हम अपनी खाली ट्रॉली यहाँ खड़ी कर देना तो सरकार की, प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी खाली ट्रॉली को भी हाथ लगा दे। तो किसानों की हाथ लगाने की तो बात ही दूर है। अब देखिए, जो पहले जो लॉकडाउन हुआ, अगर हम थोड़ी पास्ट में जाएं, भारत में जो ये बीमारी जो बताई जा रही है, कोरोना की बीमारी, ये आई कहां से? भाई हमें तो पता नहीं बीमारी है या नहीं है, लेकिन जो सरकार बता रही है, इस बीमारी लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आपको याद होगा 23 फरवरी 2020 को
भारत में जब कोई भी केस नहीं था, उस समय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। उसके लिए देश भर से लाखों लोगों को जुटाया जाता है और एक तरीके से किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए यहाँ प्रचार किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए उन्होंने पूरे देश की जनता को दांव पे लगा दिया। इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना पड़ेगा। उस गुजरात के नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में देश के हर कोने कोने से लोगों को बुलाया इन लोगों ने, और उसके बाद क्या हुआ पूरे देश के सामने है। दूसरी बात, इन्होंने उस समय प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के नाम से एक नया फंड बना दिया और कहा कि मैं इससे देश की बहुत सेवा करूंगा। लाखों करोड़ों रुपए उसमें आए। छोटे छोटे बच्चों ने 1-1 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए अपनी गुल्लक तोड़ के इनको दिए। और आज क्या हालत है? आज ये हालत है कि देश के लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन तो वो चीज है जिसके ऊपर हर मनुष्य, हर पशु पक्षी, हर प्राणी का अधिकार है। ऑक्सीजन तो इस प्रकृति ने दी है। आज वो ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है। हम यही बात लोगों को समझा रहे हैं बार बार। जिस तरीके से आप देखिए, ऑक्सीजन के जितने भी प्लांट हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथ में थे। वो उन्होंने जमाखोरी की, उन्होंने कालाबाजारी की और ऑक्सीजन की भी किल्लत कर दी, ऑक्सीजन की भी कमी कर दी। अब सरकार ने आखिर में आगे क्या किया? सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट का कंट्रोल, कब्जा अपने हाथ में ले लिया। हर जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए और अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हो रही है। यही बात हम लोगों को समझा रहे हैं। यदि प्राइवेट मंडियां हो गई, यदि अनाज प्राइवेट लोगों के गोदामों और उनकी मंडियों में चले गए, तो जिस तरीके से आज देश की जनता ऑक्सीजन के लिए तरस और तड़प रही है, ठीक इसी तरीके से अनाज के एक एक दाने के लिए लोगों को तरसना और तड़पना पड़ेगा। इसलिए जो ये लड़ाई आज किसान लड़ रहे हैं, जो लड़ाई देश का अन्नदाता लड़ रहा है, ये पूरे देश को बचाने की, पूरे समाज को बचाने की, पूरे किसान कौम, नौजवान, मजदूरों को बचाने की लड़ाई है। ये आगे की नस्लों को बचाने की लड़ाई है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, इन्होंने पिछली बार लॉकडाउन लगा दिया, बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन उससे गरीबी कितनी बढ़ गई, उससे बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, उससे आर्थिक संकट कितना बढ़ गया, उससे लोगों की आत्महत्याएं कितनी हुई। लोगों को खाने का कुछ नहीं था लोगों के पास। ये सरकार तो सिर्फ फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहती है। आम किसी मजदूर को कुछ नहीं मिला। अभी आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से मजदूर, जो प्रवासी मजदूर, उनकी लाइनें लगी हुई, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए में टिकट उनको मिल रही है, जो टिकट 500 रुपए की होती थी। आप एम्बुलेंस की व्यवस्था देख लीजिए। अभी मैं देख रहा था कहीं पे कि कुछ चंद किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस ने 1 लाख रुपया चार्ज किया। आप हॉस्पिटलों में स्थिति देख लीजिए, जो बेड पहले 1000 रुपए में मिलते थे, आज वो कोरोना मरीजों को बेड देने के नाम पे 50-50 हजार रुपए उनसे लिए जा रहे हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपए उनसे पहले जमा कराए जा रहे हैं। उनकी जिंदगी भी नहीं बच रही है और उनसे पैसे की भी लूट खसोट हो रही है। तो इससे मतलब जो कहते हैं ना कि भाई बहुत खराब समय आ गया, तो मेरे ख्याल से इससे बुरा समय और कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल अभिमन्यु भाई, कई जिलों के अंदर, अभी भिवानी के अंदर हाल फिलहाल में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। मतलब कई जगह से अब हर हफ्ते एक नई खबर आती है कि वहाँ पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। ऐसे में किसान आंदोलन कमजोर नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, किसान ना तो पीछे हटेगा, ना दबेगा, ना डरेगा, ना झुकेगा। आज ये हमारे, आप ये दिखा भी दें आपने, जो हमारे कथुरा के ये भाई आए हुए हैं, सारे साथी इनके कथुरा गाँव से, ये बहुत कई ट्रॉली, 10-11 ट्रॉली गेहूं की लेके आए। तो 6 महीने का राशन तो किसान पहले अपनी ट्रॉली में लेके आए थे। अभी 6 महीने लगभग पूरे होने को हैं। तो जैसे आज कथुरा के हमारे भाई कई ट्रॉली लेके आए, ठीक इसी तरीके से कई गांवों की पहले ट्रॉली आ चुकी है। आप गोदाम में दिखाइए अंदर सरकार को, आपकी वीडियो काफी देखी जाती है, तो आप जाके अंदर दिखाइए। यहाँ पे 6 महीने का नहीं, 6 साल का स्टॉक यहाँ पे जमा हो रहा है। तो ये किसान पीछे हटने वाला नहीं है। जो बात आपने भिवानी में लाठीचार्ज की, उसमें लाठीचार्ज अपने आप में गंभीर मसला है ही है, लेकिन भिवानी का मसला और भी ज्यादा गंभीर है, वो और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। वो इस तरीके से आप सब लोगों ने दिखाया कि सिविल ड्रेस में गुंडे आके किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, माताओं बहनों के ऊपर लठ बरसा रहे हैं। और उनके पास जो लठ थे वो भी इस तरीके के देसी लठ थे, वो कोई प्रशासनिक जो लठ होते हैं उस तरीके के नहीं थे वो। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो ये सरकार आज हरियाणा में चल रही है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार, ये गुंडागर्दी कर रही है सरेआम। ये एक तरीके से गुंडों की सरकार बन गई है। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये कौन सा तरीका होगा भाई, सिविल ड्रेस में आके कोई लठ मार देगा? अब हमें क्या पता वो बीजेपी के गुंडे थे, वो आरएसएस के गुंडे थे, या कौन थे वो। यदि कोई प्रशासन कार्रवाई भी करता है तो प्रशासन की ड्रेस होती है, उनकी यूनिफॉर्म होती है, उनका बैज होना चाहिए, उनकी सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ये सरेआम गुंडागर्दी करके लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोगों पे ये जुल्म ढा रहे हैं। लेकिन ये भारत की जनता है, इन लोगों को मालूम नहीं है। हमारा इतिहास उठा के देख लो, जिसने भी हमें दबाने का प्रयास किया 1000 गुना ज्यादा ताकत से उसको जवाब दिया। और ये किसान कौम का इतिहास ये बीजेपी और आरएसएस वाले सही से पढ़ लें। बड़े बड़े जब तानाशाह आए थे यहाँ पे, क्रूर तानाशाह आए थे,
जो अपने घमंड में चूर थे, इस किसान कौम ने उन तानाशाहों के घमंड को चूर चूर किया था। तो आज ये किसान कौम, देश का किसान, इस मोदी सरकार के घमंड को भी चूर चूर करेगा। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब किसी का विनाश होना होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो आज हमें लग रहा है बीजेपी आरएसएस वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अभी तो बंगाल में और यूपी के पंचायत चुनावों में सिर्फ ट्रेलर दिखा है। यदि बीजेपी वाले नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो आने वाले दिनों में इनको यूपी से पूरे तरीके से साफ कर दिया जाएगा। और हमारे देश का इतिहास है, जो एक बार यूपी में राजनीतिक तौर पे साफ हो गया, फिर वो पूरे देश में ही साफ हो जाता है राजनीतिक तौर पे। तो मुझे लगता है बीजेपी आरएसएस वाले लोग अपने विनाश, अपने सर्वनाश की तरफ खुद बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अभिमन्यु भाई, लास्ट में मोदी सरकार तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? देखिए, मोदी साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि आपने इस देश के लोकतंत्र को कलंकित करने और बदनाम करने का काम किया है। यूं तो हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। 5.5 महीनों से देश का अन्नदाता, जिसे अन्नदाता कहते हैं जिस किसान को, वो यहाँ बैठा है। 400 से अधिक शहादत हो चुकी है, लेकिन आपके मंत्री, आपके प्रवक्ता कभी अन्नदाता को आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाते हैं। तो कहने को तो हमारा मुल्क लोकतंत्र है, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र में देश के अन्नदाता की आवाज नहीं सुनी जा रही। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और दुख की बात कोई और हो नहीं सकती। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, परमात्मा प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी सरकार को सद्बुद्धि दे और वो जल्द से जल्द किसानों की दोनों मांगों को पूरा करें। एमएसपी गारंटी कानून लागू करें, 3 काले कानून वापस लें। अगर ये दोनों मांगे पूरी नहीं होगी तो इस, जो आप अभी ऑपरेशन क्लीन की बात कर रहे थे, किसानों का तो ऑपरेशन क्लीन हो नहीं सकता, लेकिन किसान इस मोदी सरकार का ऑपरेशन क्लीन जरूर चला देंगे। और इनको राजनीतिक तौर पे सिर्फ एक बार नहीं, इनको हमेशा के लिए राजनीति से क्लीन कर दिया जाएगा। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल सिंघ बॉर्डर के ऊपर युवा किसान नेता अभिमन्यु कुमार से 2-4 मुद्दों को लेकर के जो बातचीत की है, अब आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। और ग्राउंड मीडिया चैनल की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। ग्राउंड मीडिया के लिए सिंघ बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।